बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर नए आने वाले से एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल नॉवेल्स दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये नया चैनल है, इसको भरपूर सपोर्ट की जरूरत है। और आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नॉवेल्स देवता, किस्त नंबर 28। तुम्हारे मुतल्लिक जो मालूमात हासिल की हैं वो ये हैं कि तुम्हारा नाम फरहाद अली तैमूर है। कोठी का पता वही है जो तुमने मेरे असिस्टेंट को बताया है। हमारे आदमियों ने आस पास की कोठियों में तुम्हारे मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल की तो पता चला कि सामने वाली कोठी में तुम्हारे चचा रहते हैं। तुम्हारे चचा नासिर अली ने बताया है कि तुम 3 दिन से लापता हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी फूफी और इनकी जवान लड़की रहती है। आज तमाम दिन वो भी नजर नहीं आई। सच सच बताओ कि वो दोनों कहाँ हैं और तुम 3 दिन से कहाँ गायब थे। मैं अपनी कोठी में था। बात दरअसल ये है कि सामी से नई नई मुलाकात है। मैं इसके साथ कोठी में वक्त गुजार रहा था। मैंने अपनी फूफी से कह दिया था कि कोई भी रिश्तेदार मुझे पूछने आए तो कह दें कि मैं मौजूद नहीं हूँ। यही वजह है कि चचा जान ने मुझे 3 दिन से नहीं देखा है और न ही वो सामी के मुतल्लिक कुछ जानते हैं। मेरी फूफी और इनकी साहबजादी आज सुबह शाहकोट गई हैं, कल तक वापस आ जाएंगी। वैसे आप सामी पर खामखा शुबा कर रहे हैं। हो सकता है कि सलमा कादर किसी हद तक इसकी हम शक्ल हो, लेकिन ये सलमा कादर नहीं है। यू शट अप। इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा। इसी वक्त तमाम बत्तियां बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने कहा, आपने तो हाथ मारकर तमाम बत्तियां बुझा दी, अब मुझे जाने दीजिए। सामी तन्हा है। खबरदार अपनी जगह से हरकत न करना। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने गरज कर कहा। फिर इसकी बाएं हाथ में एक लाइटर रोशन हो गया। इसकी रोशनी में रिवॉल्वर नजर आ रहा था। इतने में डाइनिंग हॉल की तरफ से सामी की चीख सुनाई दी। इसके साथ ही फायरिंग की आवाजें आने लगी। मैं उछलकर खड़ा हो गया और जुला कर कहने लगा, ये आप लोगों की ज्यादती है। आप यहाँ आराम से बैठे हैं और वहाँ मेरी मुगेतर पर मुसीबत आई हुई है। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर कहा, तुम भी आराम से बैठो। हमारे आदमी सलमा कादर की निगरानी कर रहे हैं। ना तो वो फरार हो सकेगी और ना ही कोई जबरदस्ती उसे भगाकर ले जा सकेगा। मैं अपनी जगह पर बैठ गया और सर झुकाकर सामी की सोच को पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, क्या बात है, फरहाद खामोश क्यों है। मैंने इसीलिए चीख मारी है कि वो आवाज सुनकर मुझसे राब्ता कायम करे, मगर वो अभी तक खामोश हैं। मैं खामोश हूँ मगर तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम बताओ कि फायरिंग तुमसे कितनी दूर हो रही है। इस वक्त तुम कहाँ हो? उसकी सोच ने कहा, इस वक्त मैं 3 आदमियों के निरगे में हूँ। उनमें से एक आदमी को मैंने पहचान लिया है। वो भवानी शंकर का मतहत है। वो रिवॉल्वर की जोर पर जबरन मुझे क्लब से बाहर ले जा रहा है और इसके 2 साथी मेरे आगे हैं और फायरिंग करते हुए मेरे सामने रास्ता साफ करते जा रहे हैं। अब वो दौड़ते हुए और मुझे खींचते हुए क्लब के कंपाउंड में आ गए हैं। दूसरी तरफ से भी मोहतात अंदाज में फायरिंग हो रही है। शायद वो इंटेलिजेंस के आदमी हैं और हमें जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। एक कार के करीब पहुंच गए हैं। पिछली सीट का दरवाजा खोलकर मुझे जबरन बिठाया जा रहा है। तुम जानते हो कि कोई मुझ पर जबर नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे मौत का डर नहीं है। अगर वो मुझे शूट करेंगे तो मैं किसी दूसरी लड़की के जिस्म में पनाह ले लूंगी और फिर एक नई जिंदगी शुरू कर दूंगी। लेकिन तुम मेरी ये मजबूरी भी जानते हो कि मैं अपने मौजूदा जिस्म को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे अपने ज़ाहिरी वजूद से कितनी मोहब्बत है, ये तो तुम ही जानते हो। इनके साथ जाने की दूसरी वजह यह है कि मैं इनके जरिए भवानी शंकर तक पहुंच जाऊंगी। मेरे वहां तक पहुंचने का मतलब यह है कि तुम भी मुझसे दिमागी राब्ता कायम करके भवानी शंकर की गर्दन पकड़ने आ जाओगे।
اور ہمارا پروگرام بھی یہی تھا۔ اب اس کے آدمی خود ہی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ، کیا میرے سوچنے کا انداز درست ہے؟ تم واقعی ذہین ہو سامی، دشمنوں کو رہنمائی کرنے دو۔ میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں تمہارے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راستے کو پہچانتی جاؤ تاکہ بعد میں میری رہنمائی کر سکو۔ میں تھوڑی دیر بعد پھر تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس سے رابطہ توڑ لیا۔ اسی وقت تاریکی چھٹ گئی، کمرہ روشن ہو گیا۔ انسپکٹر بدستور ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور اسسٹنٹ میری طرف ریوالور تانے کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور انسپکٹر کے سامنے اٹینشن ہو کر کہنے لگا، سر وہ لوگ اسے لے گئے۔ انہوں نے مین سوئچ آف کر دیا تھا اور پھر وہ فائرنگ کرنے لگے۔ ہم ان کی طرح تاریکی میں اندھا دھند فائرنگ نہ کر سکے کیونکہ دوسرے بے گناہ لوگ جو گھبرا کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے وہ بھی گولیوں کا نشانہ بن جاتے۔ پھر بھی ہمارے 2 آدمی جیپ لے کر گئے ہیں اور ان کی کار کا پیچھا کر رہے ہیں۔ بہت کمال کر رہے ہیں، انسپکٹر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم اتنے آدمی ان کا راستہ نہ روک سکے؟ اتنی تلاش کے بعد وہ لڑکی نظروں میں آئی تھی، اسے بھی وہ لے گئے۔ تم سب نکارا ہو۔ اگر وہ ہاتھ نہ آئی تو میں سب کو ڈسمس کر دوں گا۔ پھر وہ اپنے اسسٹنٹ کو ہدایتیں دینے لگا کہ وہ ٹرانسمیٹر پر ان سے رابطہ قائم کرے جو سلمیٰ قادر اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح ان لوگوں سے نجات حاصل کر کے سامی تک پہنچنا چاہیے۔ مشکل یہ تھی کہ میں انٹیلیجنس والوں کو کوئی نقصان پہنچا کر وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے ہی ملک کی سلامتی کے لیے پریشانیاں اٹھا رہے تھے۔ میں ان پر یہ بھی زہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمنوں تک پہنچ سکتا ہوں۔ ایسے علوم کو جہاں تک ممکن ہو ایک راز کی طرح سینے میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسے عام طور سے تماشا نہیں بنایا جاتا۔ اس وقت کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے سامی سے رابطہ قائم کیا۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ہیلو سامی، اس وقت تم کہاں سے گزر رہی ہو؟ او فرحاد، تم اتنی دیر کے لیے غائب نہ ہو جایا کرو، میں یہاں کے راستوں کو نہیں پہچانتی ہوں۔ اس وقت ہم ایک راؤنڈ اباؤٹ کو کراس کر رہے ہیں۔ اس گول چکر کے وسط میں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کا ہورڈنگ نصب ہے۔ ایک جیپ کار بہت دیر سے اس گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ اسے ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ اس دوران اس کے پاس بیٹھے شخص کی آواز سامی کے دماغ سے ٹکرائی اور میں نے اسے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ یہ اس طرح باہر دیکھ رہی ہے جیسے راستہ پہچان رہی ہو۔ اگر کسی طرح یہ پھر بچ کر نکل گئی تو اپنے کسی یار کو ہمارے اڈے تک لے آئے گی۔ دوسرے نے کہا، اس کا باپ بھی بچ کر نہیں جائے گا، مگر آنکھوں پر پٹی ضرور باندھنا چاہیے۔ سامی کی سوچ نے کہا، فرحاد، یہ لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھنا چاہتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں راستوں کی نشاندہی کیسے کروں گی؟ میں تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑا گیا۔ سامی کی آنکھیں بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ وقتی طور پر اندھی ہو جاتی اور مجھے اس منزل کا پتہ نہ بتا سکتی جہاں اسے لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، میں کوئی تدبیر سوچ رہا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دے دی مگر خود پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ میرے آس پاس انٹیلیجنس کے آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ اسسٹنٹ انسپکٹر ٹرانسمیٹر کے ذریعے باتیں کر رہا تھا اور انسپکٹر کو بتاتا جا رہا تھا کہ ان کے آدمی کن راستوں سے گزرتے ہوئے دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ لیکن 10 منٹ کے بعد اس نے مایوس کن اطلاع دی کہ جیپ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ ملتان روڈ کے کنارے رک گئے ہیں۔ انسپکٹر غصے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور میز پر ہاتھ مار کر اپنے ماتحتوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ پہلے چند منٹ تک میں بھی مایوس ہو گیا تھا۔ سامی سے سوچ کا رابطہ تھا مگر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، اس لیے وہ میری رہنمائی نہیں کر سکتی تھی۔ چند منٹ کے بعد میں نے ذہن سے ساری پریشانیاں نکال دی۔
सामी की तरफ से बेफिक्र हो गया और अपने दिमाग को पुरस्कून बना लिया, क्योंकि इसके बगैर तवज्जो की यकसुई मुमकिन नहीं थी। फिर मैं पूरी तवज्जो से अपनी सलाहियतों के मुतल्लिक सोचने लगा। मेरी ख्याल ख्वानी की सलाहियतों ये थी कि मैं किसी का चेहरा देखकर इसकी आंखों के जरिए इसकी सोच तक पहुंच सकता था, क्योंकि हर इंसान की आंखें इसकी सोच की आईनादार होती हैं। दूसरे लफ्जों में, आंखें इंसान की दिली हालात की चुगली खाती हैं। लेकिन मैंने इन 3 अफराद के चेहरे और आंखें नहीं देखी थी जो सामी को ले जा रहे थे। वो सब मेरे लिए मुकम्मल अजनबी थे। मैं इन अजनबियों से आंखों के जरिए राब्ता कायम नहीं कर सकता था। इनकी सोच तक पहुंचकर इन्हें कंट्रोल करने का दूसरा तरीका ये था कि मैं इनकी गुफ्तगू किसी तरह सुनता। इनकी गुफ्तगू के अंदाज से इनके सोचने का अंदाज मालूम हो जाता। इसी तरह मेरे दिमाग की लहरें इनकी सोच को अपनी गिरफ्त में ले लेती। ऐसा सोचते वक्त मेरे जहन में यह तदबीर आई कि जिस कार में सामी बैठी है, इसके कार ड्राइवर से ज़हनी रिश्ता जोड़ना चाहिए। मैंने फौरन ही सामी को मुखातब किया। हेलो सामी, जो शख्स कार ड्राइव कर रहा है, तुम इससे बातें करो, ख्वाह कैसी ही बेतुकी बातें हों। तुम फौरन इसे गुफ्तगू पर मजबूर करो। सामी ने मेरी हदायत पर अमल किया। वो कहने लगी, सुनो, जो शख्स ये कार ड्राइव कर रहा है, मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? किसी ने सामी से कहा। इसकी आवाज सामी के जहन से टकराई और मैं इसे सुनने लगा। सामी ने कहा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जहन्नम में। जहन्नम कितनी दूर है? जितनी भी दूर हो, अब कोई हमारा रास्ता नहीं रोकेगा। तुम इत्मीनान से बैठी रहो। इत्मीनान से कैसे बैठूं? मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। मुझे तकलीफ हो रही है। बकवास मत करो, चुपचाप बैठी रहो। सामी से छेड़ छेड़ कर बातें करने पर मजबूर कर रही थी। इस दौरान मैंने ड्राइव करने वाले की सोच को अपने गिरफ्त में ले लिया और सामी से कहा कि वो खामोश हो जाए। इसके खामोश होते ही कार ड्राइव करने वाला सोचने लगा, आए ये कमबख्त कितनी हसीन है। इसे देखते ही राल टिपकने लगती है, मगर बास का हुक्म है इसे छेड़ा न जाए और न ही इसे ये बताया जाए कि इसे कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने इसकी मुस्बत सोच में कहा, हाँ, मुझे इस हसीना के मुतल्लिक सोचने की बजाय अपने आगे पीछे का ख्याल रखना चाहिए कि आगे हमें कहाँ तक जाना है, और पीछे भी देखते रहना चाहिए कि कोई हमारा ताकुब तो नहीं कर रहा है। इसके दिमाग ने हुक्म दिया कि वो अकब नुमा आईने में देखे। इसने आईने की तरफ देखते हुए सोचा, नहीं, कोई पीछा नहीं कर रहा है। पीछा करने वाली जीप मुल्तान रोड पर ही रुक गई थी। मैं रास्ता बदलकर कसूर वाली सड़क पर आ गया हूँ। दरअसल हमें इस सड़क पर चलना है। इन्हें महज धोखा देने के लिए मुल्तान रोड पर गाड़ी दौड़ा रहा था। अब इनके फरिश्ते भी ये नहीं सोच नहीं सकते कि हम कसूर के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मैंने इससे राब्ता तोड़ दिया। मेरी परेशानियां फिर बढ़ गई। वो बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, यानी सामी को सरहद पार ले जा रहे थे। मैं इसकी दूरी के ख्याल से तलमला गया। मैंने सर उठाकर देखा तो इंस्पेक्टर हाथ में ट्रांसमीटर लिए किसी से बातें कर रहा था। मुल्तान रोड और दूसरी ब्रांच रोड पर नाकाबंदी का हुक्म दे रहा था। मैंने कहा, जनाब, मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ कि वो मेरी सामी को कहाँ ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए बुरा कर कहा, इतनी देर से तुम खामोश बैठे थे, अब सच बताओगे? क्या पहले ही इनके मंसूबों के मुतालिक हमें नहीं बता सकते थे? अगर मुझे इनके मंसूबों का इल्म होता तो मैं जरूर बता देता। मैं अपने मुल्क का वफादार हूँ। दूसरे, ये कि सामी मेरी जिंदगी है। मैं कभी ये गवारा नहीं कर सकता कि कोई मुझसे मेरी जिंदगी छीन कर ले जाए। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि मैं आप लोगों की रहनुमाई किस तरह कर सकता हूँ। जनाब, मेरे सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। एक बार जिससे सामना हो जाए उसके जिस्म की मखसूस महक से आशना हो जाता हूँ। इस वक्त भी तकरीबन 30 मील दूर से सामी की खुशबू मेरे नथनों तक आ रही है, और ये मैं यकीन से कहता हूँ
کہ وہ अभी कसूर वाली सड़क पर है और वो लोग उसे बॉर्डर की तरफ ले जा रहे हैं। क्या तुम हमें अहमक समझते हो? इंस्पेक्टर ने कहा, क्या किसी इंसान के सूंघने की हिस्स इतनी तेज हो सकती है कि वो सूंघ कर इसके जाने की सिमत का तयन कर ले और ये भी बता दे कि वो किस मकाम पर है? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम भी इनके आदमी हो? तुम उनके प्रोग्राम से पहले ही वाकिफ थे। अगर तुम इस बात का इकरार करोगे तो मुजरिम बन जाओगे। इसलिए महज सामी को हासिल करने के लिए हमें इनके प्रोग्राम के मुतालिक अहमकाना अंदाज में बता रहे हो। मैंने कहा, आप यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे सूंघने की हिस्स कितनी तेज है। आप अपने किसी आदमी को कमरे से बाहर भेज दीजिए, वो बाहर कहीं भी जाएगा। मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बताता रहूंगा कि वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। इनकी दानिश में मैंने अजीबो गरीब दावे किया था। इंस्पेक्टर ने अपने एक आदमी से कहा कि वो बाहर चला जाए और 5 मिनट तक कहीं वक्त गुजार कर चला आए। वो आदमी जाने लगा। मैंने इससे कहा, जरा ठहर जाओ, मैं एक बार तुम्हें करीब से सूंघना चाहता हूँ। वो रुक गया। मैंने इसके सामने आकर इसकी आंखों में झांका। दरअसल मैं इसकी आंखों के जरिए इसकी सोच तक पहुंच रहा था। मैं इसके चारों तरफ यूं घूम रहा था जैसे इसके जिस्म की महक को पहचान रहा हूं। फिर मैंने इसे जाने के लिए कहा। मैंने इसकी सोच को पढ़ लिया था। वो दिल ही दिल में मुझे कह रहा था कि तुम्हारे अच्छे भी नहीं बता सकेंगे कि मैं 5 मिनट कहाँ गुजार कर आया हूँ। मैं अपनी जगह आकर बैठ गया। वो बाहर जा चुका था। इंसान कहीं भी जाने के लिए कदम उठाता है तो वो सिर्फ आंखों से देखकर नहीं चलता। कुदरती निजाम ये है कि दिमाग रहनुमाई करता है। दाएं मुड़ जाओ, बाएं घूम जाओ, फलां जगह से गुजरते जाओ। इसका दिमाग भी इसे कह रहा था और मैं इसे समझ रहा था। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, अब मैं आपके आदमी के मुतालिक जो रिपोर्ट दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिए। वो इस वक्त डाइनिंग हॉल से गुजर रहा है और टॉयलेट की तरफ जा रहा है। टॉयलेट के दरवाजे पर पहुंचकर इसके जिस्म की महक रुक गई है। ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है। इसे जल्द ही वहां से हट जाना चाहिए क्योंकि टॉयलेट की बदबू इसके जिस्म की बू से गिड़मिड़ हो रही है। हाँ, अब वो आगे बढ़ गया है और कंपाउंड रूम के दरवाजे पर आ गया है और पाउडर रूम के दरवाजे पर आ गया है। पाउडर रूम में शायद कुछ औरतें अपना मेकअप दुरुस्त कर रही हैं। स्नो, क्रीम, लिवेंडर और मुख्तलिफ सेंट की खुशबुएं इस आदमी के जिस्म की महक से लिपट रही हैं। अब वो वहां से वापस आ रहा है और फिर डाइनिंग हॉल में आ गया है। इसकी खुशबू मशरक की तरफ जा रही है। डाइनिंग हॉल के मशरकी हिस्से में बार काउंटर है। इसके बदन की महक काउंटर के पास रुक गई है। मैं जरा देर के लिए खामोश हो गया। वो आदमी काउंटर के पास खड़े होकर मेरे मुतल्लिक सोच रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसके जिस्म की महक को पहचान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं जान सकता कि वो काउंटर के पास क्या कर रहा है। अगर वो इस 2.5 मिनट में एक पैक नोश कर ले तो मुझे इसका इल्म नहीं होगा और इसके अफसर को भी मालूम नहीं होगा कि इसके मतहत ने ड्यूटी के दौरान शराब चखी है। ये सोचकर इसने काउंटर से एक विस्की का पैक लिया था और इसे एक ही सांस में खत्म कर रहा था। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, इस वक्त इस आदमी के जिस्म की महक के साथ विस्की की महक आ रही है। अब वो दोनों महक आपस में गिड़मिड़ हो रही है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका आदमी विस्की पी रहा है। शायद वो बकिया 2.5 मिनट वहीं गुजारना चाहता है। मेरे कहने के मुताबिक वो 2.5 मिनट खत्म होने से चंद सेकंड पहले वापस आने लगा। मैंने इंस्पेक्टर से कह दिया कि अब इसके जिस्म की महक वापस आ रही है। मेरी रिपोर्ट खत्म होने के चंद लम्हे बाद वो कमरे में आ गया और इंस्पेक्टर के सामने अटेंशन हो गया। इंस्पेक्टर ने इससे कहा कि वो 5 मिनट कहाँ और किस तरह गुजार कर आया है, इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करे। इसने वही रिपोर्ट पेश की जो मैं पहले ही कर चुका था। इसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर और इसके तमाम मतहत मुझे हैरानी से देख रहे थे। इसने सब कुछ बताया था, सिर्फ विस्की पीने वाली बात छुपाई थी। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने इसका मुंह सूंघने के लिए कहा तो मेरी बात की तस्दीक हो गई। वो सब मेरी सलाहियत से बेहद मुतासर नजर आ रहे थे। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा,
क्या अब भी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सामी की खुशबू सूंघ कर दुश्मनों तक आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर ने सर हिलाकर कहा। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया है, लेकिन मैं तुम पर मुकम्मल इत्मीनान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ वहां तक चलूंगा जहां वो सलमा कादर को ले गए हैं, मगर हमारे आसपास मुसल्लह अफराद का फास्ती दस्ता होगा। अगर तुम्हारी तरफ से धोखा हुआ तो इसी वक्त तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। ये कहकर इसने कमरे से बाहर जाते हुए अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो मुझे अपनी निगरानी में बाहर लेकर आए। इनके साथ चलते वक्त मैंने सामी से राब्ता कायम किया। हेलो सामी, मैं आ रहा हूँ, तुम अपनी पोजीशन बताओ। वो बताने लगी। मेरी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। इस वक्त मैं एक कमरे में हूँ। वो लोग कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके इसी मकान के किसी कमरे में मौजूद हैं। कभी कभी इनकी आवाज सुनाई देती है। कमरे की दीवारों का प्लस्तर उखड़ा हुआ है। बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की टूटी हुई है, लेकिन ये दूसरी मंजिल पर है। यहाँ से छलांग लगाकर फरार होना मुमकिन नहीं है। खिड़की के बाहर चांदनी रात में चारों तरफ जंगल नजर आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी रहनुमाई कैसे करूं। मैं खुद नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा तुम बेफिक्र रहो, इस शख्स के जरिए वहां पहुंचूंगा जो कार ड्राइव करता हुआ तुम्हें वहां तक ले गया है। अच्छा, इत्मीनान रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। इस दौरान मैं शबाना क्लब से बाहर आकर इन लोगों के साथ कार में बैठ रहा था। इंस्पेक्टर वहां पहले से मौजूद था और ट्रांसमीटर के जरिए किसी को हदायतें दे रहा था। जब कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी तो मैंने इत्मीनान से सीट की पुश्त से टेक लगाकर इस ड्राइवर से राब्ता कायम किया जो सामी को ले गया था। इसकी सोच ने बताया कि वो अपने एक साथी के साथ जंगल की एक पिक डंडी से गुजर रहा है। वो जंगल से गुजरने वाले इस रास्ते की तरफ जा रहे थे जहां उनकी कार खड़ी हुई थी। मैंने उनकी सोच में कहा, जंगल से गुजरते वक्त सिमतों का तयन करना दुश्वार हो जाता है। क्या इस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर है? वो चारों तरफ देखते हुए सोचने लगा। इसके साथी ने पूछा, क्या देख रहे हो? इसने जवाबन पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्कन कहाँ है? उसके साथी ने जवाब दिया, जिस मकान से हम आ रहे हैं वो पूरब की तरफ है और जिस सड़क पर कार खड़ी है इस तरफ पश्चिम है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या फिर कभी आने की जरूरत पड़ी तो तुम रास्ता भूल जाओगे? हाँ, सिमत मालूम करना अच्छी बात है। वो मुख्तसरन सा जवाब देकर खामोश हो गया था। मुझे ये मालूम हो गया था कि रास्ते की किस तरफ वो मकान है जहां सामी को कैद किया गया था। मैंने कार से बाहर देखा। कार कसूर जाने वाली सड़क पर तेजी से भागी जा रही थी। हमारे आगे एक वैन थी और पीछे एक जीप आ रही थी। इन दोनों गाड़ियों में मुसल्लह सिपाही थे। इंस्पेक्टर से मैंने कह दिया था कि वो सीधे इसी रास्ते पर तेजी से चलते रहे। अगर रास्ता बदलना होगा तो मैं खुद इनसे कह दूंगा। इस वक्त तक मुझे खामोश रहने का मौका दिया जाए ताकि मैं सामी की बू को मुसलसल पहचानते हुए उनकी सही रहनुमाई कर सकूं। इसीलिए इंस्पेक्टर मेरी खामोशी के दौरान मेरी सोच में मुदाखलत नहीं करता था। मैंने ख्याल ख्वानी के इल्म को इनसे छुपाया था। छुपाने की वजह यह थी कि इंटेलिजेंस को कोई भी अफसर ये पसंद ना करता कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए इस डिपार्टमेंट के बहुत से राजों तक पहुंच जाऊं। हालांकि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरे मुल्क का छोटे से छोटा राज भी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मैंने अपनी हुकूमत के किसी शोबे में ना कभी झांकने की कोशिश की थी और ना आइंदा इसका इरादा था, लेकिन मैं इंटेलिजेंस वालों को अपनी दयानतदारी का यकीन नहीं दिला सकता था। इसलिए मैंने ख्याल ख्वानी की सलाहियतों को छुपा लिया और इनके सामने यही जाहिर किया कि मैं किसी इंसान के जिस्म की बू सूंघकर इसका पीछा कर सकता हूँ। और अब मैं इन्हें इस तरह समझाता हुआ सामी तक ले जा रहा था। मैंने फिर इस ड्राइवर से राब्ता कायम किया। वो सड़क पर आ गया था और अपने साथी के साथ कार में बैठ रहा था। मैंने सोचा कि वो कार इसी जगह रहनी चाहिए ताकि इसे देखकर मैं अपनी मंजिल को पहचान सकूं। जब वो कार स्टार्ट करके वापसी के लिए मोड़ने लगा तो मैंने इसकी सोच में बार बार चीख कर कहा, रिवर्स गियर, रिवर्स गियर। कार ड्राइव करने वाले ने अपनी सोच के खिलाफ गाड़ी
नहीं चला सकते। जो दिमागी सोच कहती है इसके मुताबिक हाथ पांव अमल करते हैं, लिहाजा वो रिवर्स गियर में बेख्तियार यूं ड्राइव करता गया कि पीछे एक दरख्त से गाड़ी टकरा गई। ये क्या कर रहे हो? इसके साथी ने बिगड़ कर कहा। हाँ, वो सर पकड़कर सोचने लगा कि इसे क्या हो गया था। मैंने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। इसकी सोच में जोशीले अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये स्पोर्ट मैन स्पिरिट है। अगर मैं एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डालकर एक झटके से कार को दोबारा सड़क पर ले आऊं, तो ऐसे वक्त स्टीयरिंग को काबू में रखने के लिए बड़ी हाजिर दिमागी की जरूरत होगी। अभी मैं साबित कर सकता हूं कि मैं हाजिर दिमाग हूं। ये मैंने एक्सीलेटर पर दबाव। सोचते सोचते इसने एक झटके से कार की रफ्तार बढ़ाई। इसकी निगाहों के सामने जो कुछ हो रहा था मैं इसे इसके जहन से देख रहा था। कार झटके खाकर सड़क पर आई थी। इसकी हाजिर दिमागी मेरे कंट्रोल में थी, इसीलिए वो स्टीयरिंग को काबू ना रख सका। फिर दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ। कार आगे जाकर दूसरे दरख्त से टकरा गई थी। मुझे इसके साथी की चीख सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई। सिर्फ कार ड्राइव करने वाले की धीमी धीमी कराहें सुनाई दे रही थी। जरा देर बाद इसके कराते हुए जहन से दूसरे लोगों की आवाजें टकराने लगी। वो आवाजें इसके करीब आ रही थी। वीरान जंगल में यह तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इनकी मदद के लिए वहां दूसरे लोग पहुंच जाएंगे। वो शायद इनके ही आदमी थे। कार के दरख्त से टकराने की आवाज दूर तक गूंजी होगी। जिस मकान में सामी कैद थी, इस मकान से लोग इनकी मदद के लिए आए होंगे। मैं कार की पिछली सीट पर खामोश बैठा ख्याल की स्क्रीन पर यह हंगामे देख रहा था। कार तेज रफ्तारी से इस मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। मेरे पास बैठे हुए इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, तुम इतनी देर से खामोश हो, कहीं किसी गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहे हो? नहीं, मैं सही मंजिल की तरफ रहनुमाई कर रहा हूँ, इसने आदत के मुताबिक घुरा कर कहा। अगरचे तुम साबित कर चुके हो कि किसी इंसान की बू सूंघकर इसका पीछा कर सकते, फिर भी यकीन नहीं आ रहा है। ऐसी सलाहियत मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी। बहरहाल फिर एक बार वार्निंग दे रहा हूँ कि हमसे फरेब करोगे तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारी तवक्को से ज्यादा भयानक होगा। आप खामखा धमकियां दे रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे अपनी मंगेतर सामी तक हर हाल में पहुँचना है। मैं इसे दुश्मनों के रेमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। अभी थोड़ी देर में आपको यकीन आ जाएगा कि मैं किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट नहीं हूँ, बल्कि इस मुल्क का वफादार हूँ। अब आप फिर मुझे खामोश रहने का मौका दें। इंस्पेक्टर खामोश होकर बाहर देखने लगा। मैंने फिर इस ड्राइवर से दिमागी राब्ता कायम किया। कार के दरख्त से टकराने के बाहिस वो सिर्फ जख्मी हुआ था। अगर वो हलाक हो जाता या बेहोश हो जाता तो इसका दिमाग भी तरीकी में डूब जाता। खुदा का शुक्र है कि वो होश में था और अपने दिमाग से दूसरों की आवाजें मुझ तक नशर कर रहा था। इनकी बातें सुनकर इस बात की तस्दीक हो गई कि वो सब इसके साथी थे और इसी मकान से दौड़ते हुए आए थे जहां सामी कैद की गई थी। कुछ देर आगे जाने वाली गाड़ी हमारी कार के बराबर आ गई। वैन के खिड़की से असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने झांक कर कहा, सर, आगे बहुत दूर एक कार नजर आ रही है। इसके आसपास जो लोग थे हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स देखकर इधर उधर मुंतशिर हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझ गया कि वही गाड़ी है और इस गाड़ी के करीब आने वाले मुजरम एहतियातन दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुप गए हैं। इनसे मोहतात रहना चाहिए, शायद वो हमें घेरने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर मुसल्ला जवानों को हुक्म दिया कि वो चारों तरफ फैल जाएं, फिर फायरिंग करते हुए इस कार के गिर्द घेरा तंग कर दें जो दरख्त से टकराए खड़ी है। इसके हुक्म सुनते ही मुसल्ला जवान गाड़ियों से निकलकर दरख्तों और झाड़ियों के पीछे मोर्चे बनाने लगे। इसी वक्त वो दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मैं भी कार का दरवाजा खोलकर जमीन पर रेंगते हुए इस मकान तक पहुंचना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ साथ रहोगे। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो और झुक कर दौड़ते हुए इस झाड़ी के पीछे चले जाओ। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं शूट कर दूंगा। मैंने बेबसी से रिवॉल्वर की जानब देखा, फिर इसके हुक्म के मुताबिक दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ एक झाड़ी के पीछे आ गया।
इंस्पेक्टर भी हाथ में रिवॉल्वर लिए मेरा पीछा करता रहा। मैं बड़ी कश्मकश में गिरफ्तार हो गया था। मुझे सामी तक पहुंचने की जल्दी थी और इंस्पेक्टर के फ्राइज का भी ख्याल था कि वो जो सलूक मेरे साथ कर रहा है वो मैं कानून के मुताबिक है, वरना कोई दूसरा होता तो मैं सामी तक पहुंचने के लिए इससे लिपट पड़ता, इसका रिवॉल्वर छीन लेता। अगर हाथापाई में कामयाबी ना होती तो मैं टेलीपैथी के जरिए इसके दिमाग में खलबली मचा देता। मगर अफसोस, जो शख्स मेरी सामी तक मुझे जाने से रोक रहा था वो मुहिब्बे वतन था, कानून का मुहाफिज था और मुल्क की भलाई के लिए मेरे रास्ते की रुकावट बना हुआ था। मैंने सब्र किया, जरा देर खामोश रहकर सामी से राब्ता कायम किया। इस वक्त हमारे आसपास दूर दूर तक फायरिंग की आवाजें गूंज रही थी। मैंने सामी के दिमाग पर दस्तक देकर कहा कि वो फिक्र ना करे, मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं और इस मकान से तकरीबन 200 गज के फासले पर हूं। सामी की सोच ने जवाबन कहा, फरहाद जल्दी आओ, एक शख्स मेरे कमरे में आया है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी बताओ कि मैं क्या करूं। मेरी सोच ने कहा, वो लोग फायरिंग की आवाज सुनकर खतरे को समझ गए हैं, इसलिए तुम्हें इस मकान से दूर किसी दूसरे अड्डे की तरफ ले जा रहे हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारे आसपास कितने आदमी हैं। सिर्फ एक शख्स है जो मेरा हाथ पकड़े मुझे खींचे लिए जा रहा है। मैं इसे मुखातब कर रही हूँ लेकिन ये कुछ बोलता ही नहीं है। देखो, सुनो, कहीं ये गूंगा तो नहीं है। इस शख्स की आवाज सामी के जहन से टकराकर मुझ तक पहुंच रही थी। वो हाँफने के अंदाज में हाँ हाँ की आवाजें निकाल रहा था। मेरे लिए एक नई उलझन पैदा हो गई कि मैं किसी गूंगे के दिमागी ख्याल तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि ना तो मैंने उसे देखा था और ना ही इसके सोचने के अंदाज को समझता था। अब तक मैं इसी ख्याल में था कि जो सामी से मुखातब होकर बातें करेगा मैं उस अनजाने शख्स के दिमाग तक पहुंच जाया करूंगा, जैसा कि मैं इस ड्राइवर तक पहुंच गया था और इसकी कार को एक दरख्त से टकरा दिया था। लेकिन वो गूंगा मेरे लिए एक चैलेंज बन गया। मैं इसके दिमाग तक पहुंचकर इसे ज़हनी तौर पर मफलूज नहीं कर सकता था। मैंने फिर बेबसी से इंस्पेक्टर की जानब देखा। वो रिवॉल्वर दिखाकर मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। मैं जमीन पर औंधे मुंह लेटकर रेंगने लगा। जरा दूर जाकर मैंने मकान की तरफ अपना रुख किया। इंस्पेक्टर ने डांट कर कहा, रुक जाओ, दाएं तरफ आगे बढ़ो। मैंने चिल्लाकर सर घुमाते हुए इंस्पेक्टर को देखा। वो मेरे और सामी के दरमियान दीवार बन गया था। इस वक्त वो भी मुझसे जरा फासले पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और रिवॉल्वर वाला हाथ उठाए मुझे गोली मार देने की धमकी दे रहा था। इतने में अचानक ही करीब से गोली चलने की आवाज आई। इंस्पेक्टर के हलक से एक चीख निकली। इसके उठे हुए हाथ में गोली लग गई थी। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा था। मैं फौरन ही पलट गया और जमीन पर लौटता हुआ रिवॉल्वर तक पहुंच गया। इस वक्त फिर एक फायर हुआ, लेकिन इतनी देर में रिवॉल्वर उठाकर दूसरी तरफ लूटता चला गया। एक जगह रुककर मैंने इसी सिमत 2 फायर झोंक दिए जहां से फायरिंग हो रही थी। मेरी बेतुकी निशानेबाजी काम आ गई। मैंने एक दुश्मन को चीख कर गिरते और जमीन पर तड़पते देखा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपना जख्मी हाथ पकड़े करा रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा, जख्मी हाथ की मरहम पट्टी के लिए आप अपने किसी मतहत को आवाज दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है। सामी की महक मुझसे दूर हो रही है। इसका मतलब यह है कि वो इसे मुझसे दूर ले जा रहे हैं। मैंने ये मौका नहीं दूंगा कि वो मेरी सामी को मुझसे छीन कर ले जाएं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। बहुत जल्द वापस आकर ये साबित कर दूंगा कि मैं अपने मुल्क का वफादार हूँ। ये कहकर मैं इस मकान की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही सामी से भी राब्ता कायम किया। वो सोच रही थी, न जाने फरहाद अब कितनी देर में राब्ता कायम करेंगे। बहरहाल मुझे सोचते रहना चाहिए। इस वक्त ये गूंगा मुझे मकान के पिछले दरवाजे से बाहर ले आया है और मुझे अपने कांधे पर लाद कर एक सिमत भागा जा रहा है। मैं कभी रेंग रहा था, कभी घुटनों के बल तेजी से चल रहा था और कभी झुककर दौड़ते हुए मकान की तरफ बढ़ा जा रहा था। फायरिंग की आवाज सुनकर मैं फिर जमीन पर गिर पड़ता था। इस वक्त मुझ पर दीवानगी तारी थी। मेरी रूह हुए हयात मुझसे छीनी जा रही थी, इसलिए मैं फायरिंग के बावजूद बार बार उठकर भाग रहा था। मैंने सामी को बताया
کہ अब मैं मकान के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं। वो मुझे बताए कि गूंगा इसे किस सिमत ले जा रहा है। इसकी सोच ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि वो कहां ले जा रहा है। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे हैं। किसी खास सिमत का तयन करना मुश्किल है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बस इतना याद है कि मकान के पिछले दरवाजे से ये गूंगा सीधा भागता हुआ जा रहा है। अब तक दाएं बाएं नहीं मुड़ा। तुम भी सीधे चले आओ। मैं इसकी हदायत के मुताबिक सीधा दौड़ता चला गया। फायरिंग करने वालों से मैं इतनी दूर निकल आया था कि अब मुझे इनकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। रिवॉल्वर या राइफल की गोलियां मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। बहुत दूर निकल आने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वो मकान नजरों से ओझल हो चुका था। आगे पीछे दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। इन दरख्तों के साए में चांदनी दम तोड़ चुकी थी और साए अंधेरा फैला रहे थे। दूर तक सामी और गूंगे का नामो निशान नहीं था। मैंने सोचा कि सामी को चीखने का मशवरा देना चाहिए ताकि इसकी आवाज से सिमत का तयन किया जा सके। फिर ख्याल आया कि रात के सन्नाटे में इसकी आवाज चारों तरफ गूंजने की जंगल खामोश है। इसकी आवाज को जंगल बाजगश्त की तरह चारों तरफ से उछालता रहेगा। बेहतर यह है कि मैं कुछ दूर तक और दौड़ता चला जाऊं। अगर सामी नजर नहीं आएगी तो मैं कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। थोड़ी दूर तक दौड़ते रहने के बाद मैं अचानक ही ठटक कर रुक गया। जंगल की खामोशी में मशीनी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वो आवाज बतदरीज तेज होती जा रही थी। फौरन ही समझ में आ गया कि वो हेलीकॉप्टर की आवाज है, क्योंकि इसके पंखे की गर्दिश के बायस जो तेज हवाएं चल रही थी, इसके हल्के हल्के झोंके मुझ तक आ रहे थे और आसपास दरख्तों की पत्तियां झूम रही थी। मैंने हवा के रुख से अंदाजा लगाया कि हेलीकॉप्टर किस सिमत है। मैं इसी सिमत तेजी से दौड़ने लगा। कितने ही दरख्तों को पीछे छोड़ने के बाद फिर एक बार ठटक कर खड़ा हो गया। मेरी निगाहों के सामने एक वसी मैदान था, दूर बहुत दूर। इस मैदान में वो अपने कंधे पर सामी को उठाए हेलीकॉप्टर की पिछली सीट पर बैठ रहा था। मैं आनन फानन वहां नहीं पहुंच सकता था, इसलिए मैंने हवाई फायर किया ताकि वो जरा देर के लिए ठटक जाए। मैंने दौड़ लगाते हुए देखा मेरी फायरिंग का इन पर असर नहीं हुआ था। विंड स्क्रीन के पट ने इन्हें ढांप लिया था और हेलीकॉप्टर कदरे डगमगाता हुआ जमीन से बुलंद हो रहा था। सामी, हाँ, मैं दौड़ते हुए चीखने लगा, लेकिन मैं जितनी तेजी से दौड़ रहा था वो इतनी ही तेजी से बुलंद होता जा रहा था। सामी मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। हाय रे मेरी बेबसी, मेरी सामी। मैंने घास पर लेटते ही लेटते हाँफते हुए हसरत से सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। मेरे और मेरी सामी के दरमियान जमीन और आसमान का फासला कायम होता जा रहा था। मैं शबनम आलूद घास पर चारों शाने चित लेटा हुआ था। मैं जमीन की पस्ती में था और सामी आसमान की बुलंदी पर और बुलंद होती जा रही थी। चांद की रोशनी में हेलीकॉप्टर साफ नजर आ रहा था। मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ उठा दिया। वो अब भी शूटिंग रेंज में था। मैं फायरिंग करके इसे गिरा सकता था। सामी, मैंने सोच के जरिए कहा, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं फायर कर रहा हूं। अभी हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दूंगा। नहीं फराद, ऐसा ना करना, इसकी सहमी हुई सोच ने कहा। हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी से गिरेगा तो इसके साथ मेरा जिस्म भी बर्बाद हो जाएगा। तुम अपने जिस्म को छोड़ दो, फिलहाल अपनी रूह को किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर दो। इस तरह तुम फिर मेरे पास आ जाओगे। मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत है। मैं तुमसे जुदा होकर सुकून से नहीं रह सकूंगा। नहीं फराद, तुम्हें मेरी कसम है, गोली न चलाना। मैं इस हेलीकॉप्टर के साथ अपने जिस्म को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम कुछ अरसे की जुदाई बर्दाश्त कर लो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने अपने जिस्म को हासिल करने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना किया है। मैं इस जिस्म की हिफाजत के लिए अब भी बड़े बड़े सदमे सह सकती हूँ। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस जिस्म से अलहदा नहीं हो सकती। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। मैं इसे इतनी शिद्दत से चाहता था कि इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और वो ऐसे बर्दाश्त कर रही थी
जैसे इसके जिस्म के सामने मेरी कोई अहमियत ना हो। हकीकत भी यही थी, वो मेरी खातिर अपने जिस्म की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। मैंने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे गिरा दिया। वो मुझे अच्छा सबक देकर जा रही थी कि इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है, इसके बाद किसी दूसरे की चाहत दिल में रखता है। मैं खामखा अपनी जान से ज्यादा सामी को अहमियत दे रहा था। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि जिस तरह सामी को अपना जिस्म अजीज है, इसी तरह मुझे भी अपने मकासद अजीज होंगे। मेरा पहला मकसद यही था कि मैं वहानी शंकर से इंतकाम लूं। मैं इसे ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि इसका अंजाम देखकर फिर इसके मुल्क का कोई सीक्रेट एजेंट इधर का रुख ना करता। मैंने आखिरी बार हसरत से हेलीकॉप्टर की जानब देखा। चांदनी रात में वो निगाहों से ओझल हो रहा था। इसकी धीमी धीमी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। अगरचे मुझे सामी के जिद्दी फैसले पर गुस्सा आ रहा था, इसके बावजूद मैं इससे इस कदर नाराज नहीं हो सकता था कि इसे बिल्कुल ही फरामोश कर देता। वो दिमाग से मिटने वाली हस्ती नहीं थी। मैंने चुपके से इसकी सोच को पढ़ना चाहा, लेकिन न पढ़ सका। इसी वक्त रात के सन्नाटे में बहुत से भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने दो दरख्तों की जानब देखा। थोड़ी देर बाद चंद मुसल्ला जवान नजर आए। वो बहुत दूर थे, फिर भी मैंने उन्हें पहचान लिया। वो इंटेलिजेंस के जवान थे। इन्होंने भी दूर से मुझे देख लिया था, इसलिए शायद पहचान नहीं सके। इसीलिए राइफलें उठाए मुझे निशाने पर रखते हुए मेरी तरफ बढ़ते आ रहे थे। मैंने चीख कर कहा, मेरा नाम फरहाद है, मैं वही हूँ जिसने यहाँ तक तुम्हारी रहनुमाई की है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास इंस्पेक्टर साहब का रिवॉल्वर है, इसे हमारी तरफ फेंक दो। मैंने हुक्म की तामील की, रिवॉल्वर को पूरी कुव्वत से इनकी तरफ फेंक दिया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने उसे उठा लिया, फिर वो सब मेरे करीब आ गए। इसने तंजिया अंदाज में पूछा, कहाँ है तुम्हारी सामी? मैंने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, वो लोग इसे ले गए और आपके इंस्पेक्टर साहब मेरा रास्ता ना रोकते तो मैं सामी को भी रोक लेता और दुश्मनों को भी फरार होने का मौका ना देता। इसने कहा, बहरहाल जो कुछ भी हुआ इस पर बाद में बहस होगी, अभी तुम खुद को जेरे हिरासत समझो। अब चलो यहाँ से। मैं इनके दरमियान सर झुकाकर चलने लगा। रास्ते में वो मकान नजर आया जहाँ सामी को कैद किया गया था। अब वो मकान सामी के वजूद से खाली था, इसीलिए फिर इसकी याद सताने लगी। हम सब खामोशी से चल रहे थे। इस खामोशी से फायदा उठाकर मैं सामी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, मैं इतनी देर से फरहाद को अपने ख्यालों में पका रही हूँ, मगर इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मालूम होता है कि वो नाराज हो गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं। जब से वो मुझसे राब्ता कायम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं इन्हें समझा नहीं सकूंगी कि मैंने किस तरह मजबूर होकर इनकी जुदाई बर्दाश्त की है। सामी, मैंने इसे मुखातब किया, तुम अपनी मजबूरियां क्या समझाओगी? मैं खूब समझता हूँ कि तुम अपने शाकार जिस्म की पूजा करती हो। इस जिस्म की खातिर तुम अपने डैडी के साथ नहीं गई, छमिया का पीछा करती रही। इस जिस्म की खातिर तुमने मेरे प्यार को भी अहमियत नहीं दी और मुझे छोड़कर जा रही हो। नहीं फरहाद, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी है। मैं धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक जाऊं, तब भी मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी नहीं मिलेगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपने जिस्म की हिफाजत कर रही हूँ? जिस हुस्न और शबाब को लोग ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, इसे मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। मेरा ये जिस्म तुम्हारी इमानत है। इसके इस इतराफ से मैं पिघल गया। लेकिन दूसरे लम्हे मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सामी के महज जिस्म से मोहब्बत करता हूँ? अगर वो मौजूदा जिस्म ना हो, कोई दूसरा जिस्म हो, तो क्या मोहब्बत खत्म हो जाएगी? मैंने सामी से यही सवाल दूसरे अंदाज में किया। सामी, अगर मैं अपने मौजूदा जिस्म में ना रहूं और किसी दूसरे जिस्म में तुम्हारे पास आऊं, तो क्या उस दूसरे जिस्म से तुम मोहब्बत करोगी? क्यों नहीं, जरूर मोहब्बत करूंगी। मेरे देवता किसी रूप में आए, मैं इनसे इसी तरह दिलो जान से मोहब्बत करूंगी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने
मौजूदा जिस्म का लालच ना दो। तुम किसी भी रूप में आओगी तो मैं दिलो जान से तुम्हें कबूल करूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो फरहाद? मैं बचपन से अपने इस जिस्म में परवान चढ़ती आई हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से वर्जिश के जरिए और अच्छी खुराक के जरिए इस जिस्म को बनाया है और संवारा है। मेरी रूह मेरे जिस्म की रफाकत 20 बरस की है। मैं इतनी पुरानी रफाकत को कैसे भूल सकती हूँ? मैंने जवाब दिया। लड़कियां जवान होकर अपने मैके के हर फर्द की रफाकत को भूल जाती हैं, हत्ता कि जान नछावर करने वाले वलदैन को भी छोड़कर ससुराल चली जाती हैं, और ये सब कुछ वो एक मर्द की खातिर करती हैं। लेकिन तुमने मेरी खातिर अपने जिस्म को छोड़ना गवारा नहीं किया। सुनो सामी, तुम बचपन से अपने जिस्म में परवान चढ़ती आई हो और मैं बचपन से अपने वतन की आगोश में परवान चढ़ रहा हूँ। जिस तरह तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, इसी तरह मुझे अपने वतन से प्यार है। अगर मुझे अपने वतन की खातिर तुम्हारे देश की तरफ जाना पड़ा तो वहाँ हमारी मुलाकात हो जाएगी, वरना मैं अपनी पाक जमीन को छोड़कर ऐसी मोहब्बत के लिए भटकना दोबारा नहीं करूँगा जो सिर्फ जिस्म के लिए होती है। रूह इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें ना करो फरहाद, ये खोखली बातें नहीं हैं, एक अटल फैसला है। तुम्हें तुम्हारा जिस्म मुबारक हो। मुझे अपना वतन अजीज है। खुदा हाफिज। ठहरो फरहाद, मुझसे यूं नाता ना तोड़ो। हम एक अच्छे दोस्त की तरह जुदा हुए हैं और बहुत जल्द एक अच्छे दोस्त की तरह मिलेंगे। हाँ, अगर तकदीर ने मिलाया तो जरूर मिलेंगे। इस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। ये कहकर मैंने एक नामालूम मुद्दत के लिए इससे राब्ता खत्म कर दिया। मैं समझ रहा था कि अब भी मुझे ख्यालों में पका रही होगी, लेकिन मैंने दिल पर जबर किया। मुझे मालूम था कि वह मुझे अपनी भरपूर मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, मगर मैं लगावट की बातें नहीं सुनना चाहता था। जुबान से तो सब ही लड़कियां मोहब्बत के दावे करती हैं। अगर सामी को वाकई मोहब्बत होगी तो अपने चहीते जिस्म को भी दाव पर लगाकर मेरे पास आएगी। बस अब मैं इसी तरह इसकी मोहब्बत का यकीन कर सकता था। हम जंगल की पिग डंडियों से गुजरते हुए पुख्ता सड़क पर आए। इंटेलिजेंस वालों की तीनों गाड़ियां वापसी के लिए तैयार खड़ी थी। कार की पिछली सीट पर इंस्पेक्टर लेटा हुआ था। इसके जख्मी हाथ की मरहम पट्टी हो चुकी थी। मुझे वैन में मुसल्ला जवानों के दरमियान बिठाया गया। इन्हें इस बात का अंदेशा था कि कहीं मैं फरार न हो जाऊं। इनके तेवर बता रहे थे कि वो मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। मैं चुपचाप इनके दरमियान बैठा रहा। मैं इंस्पेक्टर वगैरह के ख्यालात पढ़कर ये मालूम कर सकता था कि वो मेरे मुतल्लिक क्या राय रखते हैं, लेकिन मेरा दिल ख्याल खानी की तरफ माइल न हुआ। मैं बहुत थकन महसूस कर रहा था। सामी की जुदाई ने और इसकी बेरुखी ने दिल बर्दाश्ता कर दिया था। मैंने इसके ख्याल को भी दिमाग से झटक कर आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद हम आईबी की इमारत में पहुंचे। मुझे तवक्को थी कि वहां मुझसे तरह तरह के सवालात डांट डिपट कर किए जाएंगे, लेकिन किसी ने मुझसे एक लफ्ज तक न कहा। 3 मुसल्ला जवान मेरे दाएं बाएं और पीछे चलते रहे और मुझे एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने भी फरियाद नहीं की। बड़े आराम से एक इजी चेयर पर नीम दराज हो गया। जो मुजरम होते हैं वो सजा के खौफ से सहमे रहते हैं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, इसीलिए ठाठ से तमाम रात सोता रहा। दूसरी सुबह उठ 8 बजे कमरे का दरवाजा खुला। मुसल्ला जवान मुझे लेकर एक बड़े से हाल वहां कमरे में आया। वहां सोफे पर चंद अफीसर बैठे हुए थे। वो इंस्पेक्टर भी था जिसका हाथ जख्मी हुआ था। इसने कहा, फरहाद, कल रात तुमने सही रहनुमाई की थी। हम दुश्मनों के नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन हम ये क्यों ना सोचे कि तुमने डबल गेम खेला है। एक तरफ हमारी रहनुमाई करते रहे, दूसरी तरफ अपनी महबूबा को सरहद पार भिजवा दिया। मैंने जवाब दिया, आप अपने तौर पर बहुत कुछ सोच सकते हैं और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे अपने मुल्क से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मैं अपने वतन की खातिर अपनी महबूबा से भी मुंह मोड़ सकता हूँ, और इनका साथी होता तो इस वक्त बला रोक टोक हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से चला जाता। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे आदमियों की रिपोर्ट के मुताबिक तुम
पहले ही हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए थे। अगर तुम इनके साथी नहीं होते और इनके साथ तुमने जाना गवारा नहीं किया था तो फिर सामी को कैसे छूट दे रहे थे? मैंने छूट नहीं दी। मेरे पहुंचने से पहले ही मीलों हेलीकॉप्टर मेरी पहुंच से बुलंद हो गया था। मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। एक अफसर ने तंजियन अंदाज में कहा, हालांकि तुम इनका बिगाड़ नहीं रहे थे। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर था, तुम फायरिंग कर सकते थे, मगर तुमने एक भी फायर नहीं किया। क्या इससे जाहिर नहीं होता कि तुमने इन्हें नहायत आसानी से फरार होने का मौका दिया है? मैंने उन्हें फरार होने का मौका नहीं दिया था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैं सामी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर मेरी फायरिंग से हेलीकॉप्टर गिर जाता तो सामी मुझे जिंदा सलामत ना मिलती। इसका मतलब ये है कि तुमने सामी की खातर इन पर फायरिंग नहीं की, और अभी तुमने कहा था कि अपने मुल्क की खातर अपनी महबूबा से भी मुंह मोड़ सकते हो और मुहिब्बे वतन भी हो। एक महबूबा को जिंदा सलामत रखने के लिए तुमने मुल्क के दुश्मनों को यहाँ से निकल जाने का मौका दिया। क्या इसी तरह तुम खुद अपने जुर्म करने का इतराफ नहीं कर रहे हो? मेरा सर निदामत से झुक गया। इंटेलिजेंस के अफसर कितने ही ज़हीन थे, उन्होंने घुमा फिरा कर मुझसे मेरे जुर्म का इतराफ करा लिया था। खुदा गवाह है कि इस वक्त मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि मैं सामी को जिंदा सलामत रखने की खातर मुल्क के दुश्मनों को भागने का मौका दे रहा हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की के इश्क में मैंने अपने मुल्क से बेवफाई की है। मैंने ये भी नहीं ना सोचा कि इस हेलीकॉप्टर में बुहानी शंकर और इसके साथ मेरे मुल्क के चंद एमराज भी हो सकते हैं। मुझसे कितनी बड़ी हमाकत हुई थी। मैंने नदामत से कहा, वाकई मुझसे नादस्तगी में बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ है, और सामी को बचाने की खातर इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी थी कि दुश्मनों को फरार करवाने का मौका मिल जाएगा। जुर्म दनस्ता किया गया हो या ना दनस्तगी में हुआ हो, मैं मुजरम कहलाऊंगा। आप जो चाहें सजा दें, मगर खुदा के लिए मुझे अपने मुल्क का दुश्मन न समझे। ये मेरे लिए एक गाली है। मैं सजा बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुर्म किया है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। एक अफसर ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम खुद को ऐसे मुकाम तक ले आओ जहाँ सिर्फ गालियाँ सुननी पड़ती हैं तो ये तुम्हारी अपनी गलती होगी। मैंने कहा, लेकिन गलती की तलाफी भी हो सकती है। अगर आप मुझे इतना मौका दे कि मैं दुश्मनों का पीछा कर सकूं, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इन्हें पकड़कर वापस ले आऊंगा या फिर इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि मैं आप लोगों की नजरों में काबिल एतमाद नहीं हूं। ये दुरुस्त है, तुम काबिल एतमाद नहीं हो, लेकिन हम तुम्हारी इस सूंघने वाली सलाहियत का तमाशा देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर राशिद ने बताया है कि तुमने सामी को की बू सूंघते हुए दुश्मनों के अड्डे तक रवानगी की थी। अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊं तो क्या तुम बता सकोगे कि मैं बाहर जाकर कहाँ वक्त गुजार आया हूँ? जी हाँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपके करीब आकर आपको सूंघना चाहता हूँ। वो ऑफिसर उठकर खड़ा हो गया। मैं इसके करीब पहुंचकर इसके चारों तरफ यूं घूमने लगा जैसे इसकी बू सूंघ रहा हूं। हालांकि बू सूंघ कर मेरे फरिश्ते भी ये नहीं बता सकते थे कि वो ऑफिसर बाहर जाकर कहाँ वक्त गुजारेगा। ये सब कुछ मैं ऑफिसर के ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकता था, लेकिन मैं इन पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं टेलीपैथी के इल्म से बखूबी वाकिफ हूँ। वो ऑफिसर एक और ऑफिसर के साथ बाहर चला गया। किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। मैंने दोनों हाथ कमर पर रखकर आंखें बंद कर लीं और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऑफिसर इस कमरे से निकलकर एक जगह ठहर गए हैं। वो दरवाजे से बाहर चंद कदम के फासले पर हैं। जब वो आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये कहकर मैं खामोश हो गया और बाहर खड़े हुए ऑफिसर के ख्यालात पढ़ता रहा। इसके ख्याल से मुझे पता चला कि वो कहीं नहीं जाएगा, कॉरिडोर में खड़ा रहेगा, और वो अपने साथी अफसर से कह रहा था, फरहाद के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है?
दूसरे अफसर का जवाब सुनाई दिया। बज़ाहिर तो वो शरीफ आदमी लगता है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सूंघकर किसी का पीछा करने वाली सलाहियत ऐसी है कि ये शख्स हमारे बहुत काम आ सकता है। मैं इसी पॉइंट पर सोच रहा हूँ, क्या हम किसी तरह इसकी सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकते? हाँ, इस तरह कि वो हमारे आदमियों की कड़ी निगरानी में रहे और हमारे काम आता रहे। बिल्कुल ठीक, वो हमारी कड़ी निगरानी में रहेगा। अगर आइंदा इसने वफादारी का सबूत दिया तो हम इसे बकायदा ट्रेनिंग देंगे। हमें इसे आजमाना चाहिए। हम पहले ही ये तय कर चुके हैं कि महमूद हसन को जहज से फरार होने का मौका दिया जाएगा। अगर फरहाद इसकी महक से आशना हो जाए तो फिर हम इसकी रहनुमाई में बड़ी आसानी से महमूद हसन का पीछा कर सकेंगे। आप अब भी इसे महमूद हसन कह रहे हैं, हालांकि ये साबित हो चुका है कि वो मुसलमान नहीं है। हम देख चुके हैं, वो यकीनन किसी मुल्क का सीक्रेट एजेंट है। जब तक हम इसे फरार होने का मौका नहीं देंगे, इसकी असलियत का इल्म नहीं होगा। अच्छी बात है, आइए हम इस तरह फरहाद को भी आजमाएंगे कि वो दयानतदारी से हमारे काम आ सकता है या नहीं। वो दोनों वापस आने लगे। मैंने आंखें खोल कर कहा, वो दोनों ऑफिसर वापस आ रहे हैं। मेरी बात खत्म होते ही दरवाजा खुला और वो दोनों अंदर आ गए। दूसरे तमाम ऑफिसर्स मुझे हैरानी से देखने लगे। इन दोनों ने मेरी इस बात की तस्दीक कर दी कि वो इस कमरे से निकलकर कहीं दूर नहीं गए थे। दरवाजे से चंद कदमों के फासले पर खड़े हुए थे। एक ऑफिसर ने मुझसे कहा, फरहाद, हम इस तजबजब में हैं कि तुम पर एतमाद करें या ना करें। इस तजबजब से निकलने का एक यही रास्ता है कि हम तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका दें। मैंने खुशी का इजहार किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे एक मौका दे रहे हैं। ऑफिसर ने कहा, अभी तुम्हें एक कैदी से मिलाया जाएगा। तुम अपनी आदत के मुताबिक इसके जिस्म की बू से आशना हो जाओ। आज रात हम इसे फरार होने का मौका देंगे और तुम्हारी रहनुमाई में इसका पीछा करेंगे। अगर इस बार तुमने सही रहनुमाई की तो हम तुम्हारी पिछली गलती माफ कर देंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपकी सही रहनुमाई करूँगा। इस सिलसिले में मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझे इससे कैदी से खुलकर बातें करने का मौका दिया जाए। वो बातें नहीं करेगा, इसने खामोशी इख्तियार कर ली है। तुम जितनी देर चाहो खामोशी से इसका मुशाहदा कर सकते हो। ये कहकर ऑफिसर ने दो मुसल्लह जवानों को हुक्म दिया कि वो मुझे कैदी के पास ले जाएं। वो मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए और मुझे चलने का इशारा किया। मैं इनके साथ कमरे से बाहर आ गया। इमारत के पिछले हिस्से में चंद कोठरियां थी जिन्हें हवालात के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं एक कोठरी में वो कैदी सर झुकाए बैठा हुआ था। कोठरी के सामने खड़े हुए एक सिपाही ने आईनी दरवाजे का ताला खोल दिया। मेरे अंदर जाने के बाद दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया गया। सिपाही और वो दो मुसल्लह जवान वहां से चले गए। इस दौरान कैदी ने सर उठाकर एक बार मुझे देखा था, फिर सर झुकाकर यूं बैठ गया था जैसे वहां किसी के आने की उसे परवाह ना हो। मैं इसके सामने आईनी दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा रहा और इसके ख्याल को पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, न जाने कितने लोग पूछ कुछ के लिए आते रहेंगे, मगर मेरी जुबान नहीं खुलेगी। मैं जानता हूं कि अभी ये लोग नरमी से काम ले रहे हैं, इसके बाद ये मुझे तरह तरह की अजीतें पहुंचाएंगे, लेकिन मेरा नाम भी बुहानी शंकर है। मैं उन्हें अपनी असलियत तक नहीं पहुंचने दूंगा। बुहानी शंकर का नाम सुनते ही मैं चूम गया और हैरानी से इस कैदी को देखने लगा। हैरानी इस बात की थी कि जिस बुहानी शंकर से मैं अपने मुल्क के राज छीन कर लाना चाहता था, वो मेरे सामने कैदी की हैसियत से बैठा हुआ था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो अचानक आप ही आप मेरे सामने आ जाएगा। अब ये इसकी बदनसीबी थी कि इसके तमाम साथी फरार हो गए थे और वो मुझसे टकराने के लिए इस कोठरी में रह गया था। मेरे जी में आया कि मैं इसी वक्त इसकी असलियत जाहिर कर दूं और इसका असली नाम लेकर इसे मुखातब करूं। वो हैरत से उछल पड़ेगा, दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देखेगा। मैं किस तरह
इसके अंदर छुपे हुए भवानी शंकर तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैं अचानक ही इसकी असलियत ज़ाहिर नहीं कर सकता था। इस तरह मैं खुद इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में मशकूक हो जाता। वो मुझसे सवाल करते कि मैं भवानी शंकर को कैसे जानता हूँ, और इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब ना होता, क्योंकि अब से चंद दिन पहले मैं खुद भवानी शंकर को इसके चेहरे से नहीं पहचानता था। ये ख्याल ख्वानी का कमाल था कि मैंने इसे पहचान लिया था, लेकिन मैं किसी पर अपनी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। इस वक्त मैंने यही फैसला किया कि मुझे सब्र व ज़ब्त से काम लेना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि मेरे मुल्क के अहम राज अब तक भवानी शंकर के पास हैं या इसके साथी सरहद पार ले गए हैं। शमिया और सामी ने बताया था कि भवानी शंकर इनका लीडर था, इस लिहाज से वो अहम राज लीडर तक महदूद रहने चाहिए थे। मैं चुपचाप इसके दिमाग को पढ़ने लगा। वो अपने साथियों के मुतालिक सोच रहा था कि पता नहीं वो सब कहाँ हैं। मैंने इसकी सोच में कहा, वो लोग जहां भी होंगे अपनी हिफाजत आप करेंगे, और मुझे सिर्फ इन तमाम राजों के मुतालिक सोचना चाहिए जो मैं एक बिल्ली की मदद से हासिल कर चुका हूँ। बिल्ली, हाँ, न जाने वो सामी कहाँ चली गई है। मैं चाहता था कि वो मेरे मतलब के मुताबिक सोचे, लेकिन वो बिल्ली की गुमशुदगी पर अफसोस कर रहा था। मैंने फिर इसके ख्याल को अपनी तरफ मोड़ दिया। बिल्ली तो भाग गई है, इसके मुतालिक सोचते रहने से वो वापस नहीं आ जाएगी। मुझे सिर्फ अपने मकसद पर नजर रखनी चाहिए। वो तमाम राज की बातें, राज की ऐसी की तैसी वो जुलाकर सोचने लगा। न जाने मेरे दिमाग में ये राज वाली बात क्यों कलबला रही है। वो तमाम राज तो एक माइक्रो फिल्म की सूरत में महफूज हैं। ये माइक्रो फिल्म 1 इंच के एक प्लास्टिक के कैप्सूल में है। इंटेलिजेंस के खराट जासूस भी ये नहीं जान सकते कि जुबान के नीचे जबड़े के पास एक मसनूई जली है। इस जली के अंदर एक छोटा सा कैप्सूल रखा हुआ है। इसकी वजह से बातों के दौरान हल्की सी लुकनत भी आ रही है। सुनने वाले यही समझते हैं कि मैं इसी तरह बोलने का आदी हूँ, और मैं हैरानी से इसकी थोड़ी की तरफ जबड़े के नीचे देखने लगा। भवानी शंकर सेहतमंद था, इसके बदन में गोश्त भरा हुआ था, थोड़ी के नीचे भी गोश्त और चर्बी थी, इसलिए कोई ये नहीं जान सकता था कि वहां एक मसनूई जली होगी और इस जली में एक कैप्सूल छुपा कर रखा गया होगा। मैं चाहता था कि वो कुछ बोले ताकि मैं ये देख सकूं कि वो जली की मौजूदगी में किस तरह बोलता है। मैंने बात छेड़ी, तुम बहुत देर से खामोश हो। मुझे मालूम हुआ है कि तुम किसी से बात करना गवारा नहीं करते हो। क्या ये सच है? मैं वो अपनी खामोशी से साबित करने लगा कि ये सच है। वो मुझसे भी बातें नहीं करेगा। मैं इसके बिल्कुल करीब जाकर यूं सांसें खींचने लगा जैसे उसे सूंघ रहा हूं। उसने मज़ाक़ खेज अंदाज में मुझे देखा, फिर अपने सर को झुका लिया। इतने में सिपाही और 2 मुसल्लह जवान आ गए। मैं इन जवानों के साथ फिर इस हाल नुमा बड़े कमरे में आ गया जहां वो तमाम अफसरान बैठे थे। मुझे देखते ही एक ने पूछा, कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी दरखास्त करेंगे, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि कहानी की अगली साथ भी आपको बआसानी मिलती रहे।